हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 74। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज को। Tryst with Destiny was a speech delivered by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, to the Constituent Assembly in Parliament on 14th अगस्त 1947। तो देखो यहाँ पे ना एक स्पीच की बात हो रही है। इस स्पीच का नाम है ट्विस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, इस स्पीच का नाम याद रखेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्विस्ट विद डेस्टिनी ये एक स्पीच है जिसको कि दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और इन्होंने देखो ये जो स्पीच दी थी ना ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये दी थी इन्होंने 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम कह सकते हैं विधानसभा में इन्होंने अपनी ये स्पीच दी थी 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, it is considered to be one of the greatest speech of all times and to be a landmark oration that captures the essence of the triumphant culmination of the largely non-violent Indians independence struggle against the British Empire in India। अब देखो, इट इज कंसीडर्ड यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो स्पीच रही है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली, तो ये स्पीच जो है ना सारे ही स्पीचेस में सबसे ग्रेट स्पीच रही है, यानी कि सबसे अच्छा भाषण जो अब तक का रहा है ना वो यही रहा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला। और इसको देखा जाए ना तो ऐसा लैंडमार्क माना जाता है, लैंडमार्क ऑरेशन। ऑरेशन का मतलब भी होता है स्पीच, है ना। स्पीच का मतलब तो ठीक है भाषण होता है, बट जो ओरेशन इसका मतलब भी स्पीच ही होता है। तो इस स्पीच को ना ये लैंडमार्क किया जाता है, यानी कि इसको भाषण को जो ये जो भाषण है इसको ना एक ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। ठीक है, दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ट्रम्फेंट कल्मिनेशन, जो कि ना देखो ट्रम्फेंट कल्मिनेशन, पहले इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। ट्रम्फेंट कल्मिनेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जब एफर्ट और स्ट्रगल के बाद जो हमें फाइनल जीत मिलती है ना उसको हम कहते हैं ट्रम्फेंट कल्मिनेशन। इसको मैं हटा देती हूँ पहले, अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या क्या डिस्कस किया था। ओरेशन का मतलब होता है स्पीच, ट्रम्फेंट कल्मिनेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रगल के बाद हमें जो फाइनल जीत मिलती है ना किसी भी काम में उसको हम कहते हैं ट्रम्फेंट कल्मिनेशन। तो देखो इंडिया में ना जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, जो ब्रिटिश एम्पायर के विरोध में बहुत ही बड़े लेवल पर ना, हाँ देखो लार्जली लिखा है ना यहाँ पे, बहुत ही बड़े लेवल पर ये जो नॉन वायलेंट है ना, नॉन वायलेंट इंडियंस यानी कि जो अहिंसक भारतीय हैं। ठीक है, तो ये जो अहिंसक भारतीय हैं इनके जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रहा, इनका जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है ना, इसकी जीत को बताता है क्या ये भाषण। जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी है ना, ये दिखलाता है कि किस तरह से हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा इसने स्ट्रगल किया है, एफर्ट लगाया है आज़ाद होने के लिए। ठीक है, तो इस भाषण का नाम याद रखना है आपको। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially। अब देखो लॉन्ग ईयर्स हो, बहुत टाइम पहले की बात है, हमने ना एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से एक वादा किया था अपनी नियति से। डेस्टिनी मतलब हमारी जो नियति रही है, हमने उससे एक वादा किया था। क्या वादा किया था? यही कि हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक वादा किया था और अब वो टाइम आ गया है। नाउ द टाइम कम्स, अब वो टाइम आ गया है जब हम जीत जाएंगे। रिडीम का मतलब होता है जीत जाना, या फिर किसी चीज़ को वापस ले पा लेना, है ना। विन लिख देती हूँ, किसी भी चीज़ को जीत जाना। और प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस, है ना। तो हमने जो अपनी नियति से प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन जीत जाएंगे, तो आज वो टाइम आ गया है।
क्यों? क्योंकि देखो ये बात हो रही है 14 अगस्त 1947 की, और हम आज़ाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि सिर्फ एक दिन ही बाकी है, अब हम आज़ाद हो जाएंगे एक दिन के बाद, ठीक है। तो हमने जो अपनी नियति से वादा किया था कि हम जीत जाएंगे, अब वो टाइम आ गया है। नॉट होली, पूरी तरह नहीं, इन फुल मेजर, पूरे मेजर के साथ हम जीतेंगे, ठीक है। पूरे मेजर के साथ हम जीत जाएंगे, और बट वेरी सब्सटेंशियली, काफी हद तक हम जीत जाएंगे। सब्सटेंशियली मतलब काफी हद तक, काफी हद तक, ठीक है। तो अब क्या होगा? 15 अगस्त को हम जीत जाएंगे। किसका भाषण है ये? जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमेजेस लगा ली है। कई बार ना एग्जामिनर ऐसा पूछता है एग्जाम में कि जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है ना, ये जो एक स्पीच थी, ठीक है। तो इस स्पीच को किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये लिखा है ना, आई स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू। आगे का स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, फ्रीडम एंड फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमें फ्रीडम मिल जाएगा, यानी कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, तो हमारे हमें जो फ्रीडम है और जो पावर है, उससे क्या होगा? ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। ऑब्वियसली देखो, अब तक हम क्या थे? आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम बने हुए थे अंग्रेजों के, और अंग्रेजों ने काफ़ी हद तक शासन किया था हमारे भारत देश पर, ठीक है, काफ़ी टाइम तक। और अब क्या है? अब हम आज़ाद हो जाएंगे। जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें फ्रीडम मिल जाएगा, तो कुछ पावर्स होंगे। तो ये क्या है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को लाते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स अपॉन द असेंबली, अ सवर्न बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सवर्न पीपल ऑफ इंडिया। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये असेंबली की रेस्पॉन्सिबिलिटी। असेंबली मतलब आप कह सकते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की, जो भी देश में काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं विधानसभा की, ठीक है। दोनों ही बोल सकते हैं। असेंबली का मतलब विधानसभा या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये असेंबली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये सवर्न बॉडी है ना, सवर्न बॉडी मतलब देखो, सवर्न का मतलब होता है कि कोई हाईएस्ट पावर होना, या फिर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाना। तो ये जो सवर्न बॉडी है, ये जो हाईएस्ट पावर वाली जो बॉडी है, वो रिप्रेजेंट करती है जो इंडिया के जो लोग हैं ना, वो जो सवर्ण लोग है, मतलब सवर्ण मतलब ये भी तो कहते हैं ना हम हिंदी में, संप्रभु। तो यहाँ के लोगों की को रिप्रेजेंट करना, जो भी इंडिया में है, ठीक है। द सर्विस ऑफ इंडिया, एक मिनट में इसको हटा दूं। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। और इंडिया, भारत की सेवा करने का मतलब है, जितने भारत की सेवा करने का मतलब है मिलियंस लोग जो कि किसी न किसी चीज से सफर है, किसी न किसी चीज से पीड़ित है, उन लोगों की सेवा करना, ठीक है। It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। और हाँ, भारत की सेवा का ये अर्थ भी है कि जो पॉवर्टी है उसका उसका एंड करना है, पॉवर्टी का, इग्नोरेंस का, जो भी डिसीजेस है, बीमारियां हैं हमारे भारत देश में, इनक्वालिटीज़ है, चीज़ों को लेकर समानताएं नहीं है, इन सब चीज़ों की एंडिंग करना। तो भी हमारा देश जो होगा ना, पूरी तरह से फ्रीडम होगा। अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए हैं, बट अब हमें अपने देश से ये सारी चीज़ें हटानी है। पॉवर्टी हटाना, इग्नोरेंस हटाना, डिसीजेस हटाना, इनक्वालिटीज़ है किसी भी चीज़ को लेकर, मेल जो फीमेल में, और भी अदर चीज़ों में, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। We cannot encourage communalism or narrow mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action। और हाँ देखो, हम कम्युनलिज्म को या फिर नैरो माइंडनेस को एनकरेज नहीं कर सकते, यानी कि बढ़ावा, एनकरेज मीन्स बढ़ावा देना। तो हम कम्युनलिज्म को और नैरो माइंडनेस को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है। बढ़ावा हम इसको नहीं दे सकते। और यहाँ पे फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट, हाँ, और वो नेशन, वो राष्ट्र कभी भी ग्रेट हो ही नहीं सकता जहाँ के जो लोगों के जो विचार हो ना, वो नैरो माइंडनेस हो, उनके जो काम में नैरो माइंडनेस हो, ये सारी चीज़ें नैरो थॉट हो, तो वो ऐसा राष्ट्र कभी भी महान हो ही नहीं सकता। अच्छा देखो, यहाँ पे ना एक वर्ड है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का बेसिकली मतलब होता है किसी भी धर्म या समुदाय के प्रति निष्ठा रखना, और दूसरे धर्म की बुराई करना, या दूसरे धर्म का विरोध करना, उसको नीचा दिखाना। तो बेसिकली
देखा जाए तो हमें कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, एक धर्म को तो बढ़ावा दे रहे हैं, एक धर्म को अच्छा मान रहे हैं और दूसरे धर्म को हम डाउन कर रहे हैं, उससे घृणा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। इसीलिए जो हमारा जो देश है वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है? और जहाँ के लोग ऐसे होंगे ना, तो वो देश, वो राष्ट्र कभी भी ग्रेट हो ही नहीं सकता, महान हो ही नहीं सकता। तो याद रखना है, पैसेज में क्या बताया गया, कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देना है। टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव वी आर। अब देखो, भारत के लोगों के लिए जिसके कि हम रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि अब ये देश हमारा है ना, इस देश को हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो हम नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था। तो अब हम इस देश को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज नो टाइम फॉर पेटी और destructive criticism, नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर्स। अब देखो क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि हम अपने भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, पेटी के लिए टाइम नहीं है। पेटी मीन्स कि कोई भी स्मॉल या अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब किसी की आलोचना करने का, किसी को नीचा दिखाने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम फॉर इल विल। इल विल आप कोई बीमारी नहीं समझेंगे, इल विल का मतलब होता है किसी से दुश्मनी ले लेना, अनफ्रेंडली बिहेवियर करना, या फिर होस्टाइल भी तो बोलते हैं ना दुश्मनी को। तो अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करें, दूसरों को हम ब्लेम करें। क्यों? क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, हमें अपने देश पर ध्यान देना है। We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell। और हमें अब क्या करना है, हमें बनाना है नोबल मैंशन। नोबल मैंशन मतलब हम कह सकते हैं कि हमें अपने भारत देश को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत भव्य बनाना है, और कह सकते हैं भव्य भवन की तरह, महल की तरह बनाना है हमें अपने भारत देश को। हम जो कि अब आज़ाद है, ठीक है? आज़ाद भारत को हमें बहुत अच्छा बनाना है, जहाँ पे भारत के जो सभी चिल्ड्रंस हैं, सभी जो लोग हैं, वो अच्छे से रह सके। डुवेल मीन्स रहना, ठीक है? तो भारत को इस तरह से बनाना है, इतना भव्य बना देना है कि यहाँ पे हम, भारत के जितने भी निवासी हों, वहाँ पे हम अच्छे से रह सकें। ठीक है? देखो, पैसेज खत्म हो गया है और बहुत अच्छा पैसेज था, क्योंकि इसमें हमने अपने इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा है। और बेसिकली इस पैसेज में हमने जो भी पढ़ा है ना, वो एक स्पीच है, और ये स्पीच दी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और इस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। और काफ़ी हमने स्ट्रगल किया है आज़ाद होने के लिए, और एक लंबा संघर्ष रहा है आज़ाद होने के लिए, ठीक है? तो पैसेज खत्म हो गया है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डिड नेहरू डिलीवर दिस फेमस स्पीच। ये जो फेमस स्पीच है ना, नेहरू जी ने ये स्पीच किसको डिलीवर किया है, कहाँ पर दिया है ये स्पीच? नेहरू डिलीवर्ड दिस स्पीच टू अ मैसिव इंडियन क्राउड इन अटेंडेंस। क्या नेहरू जी ने ये स्पीच इंडियन क्राउड के बीच में दिया है? नहीं, पैसेज में ऐसा नहीं बताया गया है। एक प्रॉपर नाम बताया गया हमारे पैसेज में। नेहरू डिलीवर्ड दिस स्पीच टू द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहाँ विधानसभा के अंदर उन्होंने ये भाषण दिया है, ये स्पीच दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे वर्ड आया है लोकसभा, नीचे वर्ड आया राज्यसभा। लोकसभा का जिक्र नहीं है हमारे पैसेज में, राज्यसभा का भी जिक्र नहीं है। उन्होंने ये स्पीच दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज द आंसर विच कैप्चर नेहरूज बिलीफ। हमें वो आंसर बताना है जिसमें कि नेहरू जी के बिलीफ, उनकी जो विश्वास को बताया गया है। अब देखो, पहला है, नेहरू बिलीव्ड दैट इंडिया कुड अचीव परफेक्शन इमीडिएटली। नेहरू जी को विश्वास था कि जो इंडिया है ना, वो बहुत ही जल्दी परफेक्शन को अचीव कर लेगा। तो परफेक्शन की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, तो इसको हटा दो, गलत हो जाएगा ये। नेहरू सेड दैट इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज न्यू एंड सडन। और नेहरू जी का मानना है कि जो इंडिया का जो फ्रीडम है ना, वो एकदम एकदम क्या है, नया है, और एकदम अचानक से हो गया। क्या ऐसा हुआ है कि हम अचानक से आज़ाद हो गए? नहीं, बहुत ही लंबा स्ट्रगल किया है हमने आज़ाद होने के लिए। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम एकदम से थोड़ी ना आज़ाद हो गए थे,
काट दो इसको। सी पर आते हैं। सी है हमारा, नेहरू बिलीव्ड दैट इंडिया कुड टेक ह्यूज स्टेप्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग इट्स ड्रीम्स। नेहरू जी का मानना था कि नेहरू जी का मानना था कि जो इंडिया है ना, वो क्या करेगा, वो अपने सपने को पूरा करने में बहुत ही बड़े कदम उठा रहा है ना, या बहुत ही बड़े कदम उठाया है इंडिया ने अपने सपने को पूरा करने के लिए। सपना कौन सा था? सपना ये था कि आज़ाद हो जाएंगे एक दिन। क्या ये ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, आगे का भी देख लेते हैं, पहले तब बताते हैं। देखो, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। नेहरू बिलीव्ड दैट इंडियाज ड्रीम्स वर टू अनरियलिस्टिक। नेहरू जी का मानना था कि जो इंडिया का जो सपना है वो अनरियलिस्टिक है, यानी कि कभी सच होगा ही नहीं। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है हमने पैसेज में कि ऐसा अनरियलिस्टिक था? नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आज़ाद होना एक बहुत बड़े कदम के समान ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीच इज। जो ये स्पीच है, इसमें सबसे डोमिनेंट वॉइस, यानी हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली आवाज़ होना। ठीक है, तो हमारे स्पीच में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आवाज़ क्या रही है, कौन सी रही है? द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव होना, आशावादी होना, है ना। पॉजिटिव होना, आशावादी होना किसी चीज को लेकर। द वॉइस ऑफ सरेंडर, द वॉइस ऑफ नेग्लिजेंस, द वॉइस ऑफ वीकनेस। किस चीज की बात नहीं हुई है? वीकनेस की बात नहीं हुई। और नेग्लिजेंस, किसी भी चीज को इग्नोर कर देना। क्या पैसेज पढ़ के ये पता चल रहा है कि किसी चीज को इग्नोर किया जा रहा है या कुछ अच्छा नहीं किया जा रहा? तो इसको काट दो ना, नेग्लिजेंस जैसा कोई वर्ड ही नहीं होगा हमारा आंसर। द वॉइस ऑफ सरेंडर, द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो वॉइस ऑफ सरेंडर का मतलब हम कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण की आवाज होना, कुछ इस तरह से। और ऑप्टिमिज्म का मतलब आशा हो, आशावादी होना। देखो, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म, क्योंकि हमें आशा है कि एक दिन हम आजाद हो जाएंगे। पैसेज में हम यही पढ़े ना कि 14 अगस्त वाली रात को भाषण दिया जा रहा है और कि हम 15 अगस्त को आजाद हो जाएंगे, यानी कि हमें एक आशा है, हम पॉजिटिव है कि हम आजाद हो जाएंगे कल। ठीक है, और डेफिनेटली हम आजाद भी तो होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। नेहरू जी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताना है, उनका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इनमें। मतलब कि नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम कुछ लाइंस पढ़े उसमें बताना है नेहरू नेहरू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। नेहरू बिलीव्ड दैट कम्युनलिज्म वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। नेहरू जी का मानना था कि कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अब कम्युनलिज्म प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी प्रॉब्लम। क्यों? कम्युनलिज्म में हम क्या होता है, हम एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो नेहरू जी वो कम्युनलिज्म को खत्म करना चाहते थे, तो ये आंसर नहीं होगा। नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड बी अ पॉजिटिव फोर्स। क्या ये पॉजिटिव होगा? दोनों बातों का तो एक ही मतलब हो रहा है ना, कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना ही नहीं है, और कम्युनलिज्म कभी भी एक पॉजिटिव फोर्स ला ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला दूसरा तो गलत है। नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड बी डेंजरस फॉर इंडिया। क्या डेंजरस होगा ये? और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेहरू बिलीव्ड कम्युनलिज्म वुड मेक एनी नेशन ग्रेट। और उनका मानना था कि कम्युनलिज्म से जो हमारा जो नेशन, हमारा जो राष्ट्र है वो महान बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसेज में ना कम्युनलिज्म को खत्म करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस रहा होगा। क्योंकि अगर हम किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली ये डेंजरस ही होगा हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो नेहरू जी का विचार ये था कि कम्युनलिज्म को खत्म करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट मेंशन डिड नेहरू वांट टू सी। नेहरू जी क्या बनता हुआ देखना चाहते थे, क्या चीज भव्य बनते देखना चाहते थे? नेहरू बिलीव दैट एक्सपेंसिव मेंशन ऑफ इंडिया शुड बी बिल्ड। नेहरू जी का मानना था कि बहुत ही खर्चीला एक भवन बनाया जाएगा भारत को। क्या ऐसा कुछ बात हुआ है हमारे पैसेज में? नहीं। मेंशन का मतलब आप भवन समझ सकते हैं, महल समझ सकते हैं। एक हॉनरेबल मेंशन बनाना, एक सिंपल सा मेंशन बनाना, सिंपल सा भवन बनाएंगे हम इंडिया को? नहीं। हम इंडिया को बहुत बड़ा बनाएंगे? नहीं। हम इंडिया को हॉनरेबल, सम्मान के लायक बनाएंगे, कि इंडिया के लोगों का सम्मान हो, हमारे भारत देश का सम्मान हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हॉनरेबल मेंशन, वो भारत को एक सम्मानजनक
पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, वोकैबुलरी पे आ जाते हैं। पैसेज तो खत्म हो गया, वैसे अच्छा पैसेज था। देखो, ऑरिशन, ऑरिशन का मतलब होता है कोई भी पब्लिक स्पीच देना, ठीक है, किसी भी सीरियस सब्जेक्ट पे। नॉर्मली याद रखेंगे, पब्लिक स्पीच को ऑरिशन कहते हैं। रिडीम मतलब कोई चीज जीत जाना, है ना, बताया था आपको। सवर्न मतलब हैविंग द हाईएस्ट पावर होना, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना, संप्रभुता हो जाना, संप्रभुत हो जाना, ठीक है। तो पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में।